ऑडियो 16 मानव प्रगति एवं पर्यावरण। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ग ब्रह्मांडीय पर्यावरण कुपित है। दार्शनिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से ब्रह्मांड में होने वाले सृजन, संहार एवं परिवर्तन पर्यावरण के ही विविध रूप है। पर्यावरण का क्षेत्र असीमित है। पर्यावरण और प्राणी एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है। प्रत्येक प्राणी पर्यावरण के अनुरूप ही अपना जीवन चक्र पूरा करता है, पर साथ ही अपने जीवन चक्र में वह पर्यावरण को निरंतर प्रभावित व परिवर्तित करता है। प्रगति के नाम पर सुविधा साधन को ज़्यादा से ज़्यादा हथियाने तथा अपने सुखोपभोग के लिए मनुष्य ने वनस्पति एवं प्राणी जगत से अत्यंत लोमहर्षक खेल खेला है। ऐसा लगता है प्राणियों की दर्दनाक पीड़ा व क्षोभ से पृथ्वी का वातावरण, जिसे वैज्ञानिक रक्षा कवच के रूप में बताते हैं, बुरी तरह से कमजोर हो गया है। फलस्वरूप ब्रह्मांड से पृथ्वी में आने वाले खतरनाक विकिरणों तथा अंतर्ग्रही प्रभावों से मानव जाति के लिए प्रलयंकारी परिस्थितियां उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ गई है। मौसम में व्यापक उलटफेर होने लगे हैं। विज्ञजनों ने ज्योतिर्विज्ञान को साइंस ऑफ रेडिएशन नाम दिया है। वस्तुतः यह पर्यावरण का ही विज्ञान है, जो ब्रह्मांडीय, अंतर ब्रह्मांडीय, चराचर सृष्टि एवं मनुष्य जीवन के हर पक्ष पर प्रकाश डालता है। जीवकोश के पिंड से लेकर तारा ब्रह्मांड तक के विशाल परिवार में चल रहे आदान प्रदानों को इस आधार पर समझने में बहुत सहायता मिलने की संभावना है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने अपने अनुभव की चर्चा करते हुए लिखा है, उनने कितनी ही अनसुलझी पहेलियों को एस्ट्रोलॉजिकल डाटा के आधार पर सुलझाया है। वे गुत्थियां अन्य किसी प्रकार सुलझने में आ नहीं रही थी। साइबेरिया के तुगुस्ता क्षेत्र में सन 1908 में कोई वस्तु पृथ्वी से टकराई थी और उसने 500 मील क्षेत्र में भारी विनाश प्रस्तुत किया था। घटना के बाद कारण खोजने के लिए विशेषज्ञों के दल वहां जाते रहे, पर अभी तक उल्कापात का कोई चिन्ह वहां देख नहीं सके हैं, जबकि छोटे बड़े सभी उल्कापातों के ढेरों अवशेष टकराने वाले स्थान पर मिल जाते हैं। घटना को 94 वर्ष हो गए, फिर भी उसका रहस्य अभी भी यथास्थान बना हुआ है और शोधकर्ता अभी भी उतनी ही तत्परता के साथ रहस्य खोजने में लगे हुए हैं। अब इस संदर्भ में प्रति पदार्थ का कोई घटक के धरती का कवच भेद कर भीतर आ घुसने की बात कही जाने लगी है। अब उस अनुमान ने मान्यता प्राप्त कर ली है कि विराट के गर्भ में एंटी एटम, एंटी मैटर, एंटी यूनिवर्स का भी अस्तित्व है और दूर होते हुए भी निकट है। विश्व और प्रतिविश्व के बीच जब तक संतुलन बना हुआ है, मध्यवर्ती दीवार का प्रतिबंध बना हुआ है, तभी तक सब कुछ ठीक है। अन्यथा आक्रमण के लिए कोई छेद खुला हो, महाविनाश का दृश्य उपस्थित होगा और यह समूचा ब्रह्मांड वैसा न रहेगा जैसा कि अब है। तुगुस्ता दुर्घटना के संबंध में प्रति पदार्थ का कोई ढेला पृथ्वी से टकराने का अनुमान यदि सही हो, तो आशंका बनती है कि भूत ने घर देख लिया, तो फिर यह उनको आगे आगे भी प्रवेश पाने का क्रम बना सकता है। पृथ्वी का कवच ऐसा ही है जो न केवल उल्का पिंडों से वरन अंतर्ग्रही रेडियो बौछारों से भी धरातल को सुरक्षित बनाए रहता है। इस कवच में कहीं छोटा छेद हो जाने पर भी ऐसी आशंका है उसमें होकर धरती पर कोई विघातक तत्व आ सकते हैं और वर्तमान वातावरण में विघातक परिवर्तन कर सकते हैं। उल्कापातों, अंतर्ग्रही प्रभावों का धरती की ओर उन्मुख होना एक बुरी संभावना है। सूर्य के धब्बे और उसमें उठने वाली लपटों के चुंबकीय प्रभाव, सौरमंडल के ग्रह गोलकों का बार बार बिगड़ने वाला असंतुलन कहीं पृथ्वी के रक्षा कवच को क्षत विक्षत न कर दे, ऐसी आशंका बनती है। ध्रुवीय बर्फ पिघलने का क्रम इन दिनों बढ़ गया है। इस कारण उस क्षेत्र की हवा अधिक ठंडी होती जा रही है और जब वह दक्षिण की ओर चलती है तो वहां की हवा का भी तापमान गिरा देती है। अब मौसम सर्वतः प्रकृति चक्र पर अवलंबित नहीं रहा। मनुष्य ने उसमें असाधारण हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया है। ईंधन का अत्यधिक उपयोग होने लगा है, जिससे बढ़ते प्रदूषण और विकिरण ने भी बहुत गड़बड़ी उत्पन्न की है। फलतः वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा असाधारण रूप से बढ़ गई है। इस बढ़ी गर्मी ने धुओं के पिघलने की गति बढ़ाई और उसने हवा में ठंड का अनुपात बढ़ा दिया।
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी पर आने वाली सूर्य किरणों को भी रोकती है और कोड़ में खाज का उदाहरण बनती है। यह सब कारण मिलकर बताते हैं कि हम सुहावने मौसम का एक चक्र पूरा कर चुके और इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं जिसमें ठंडक की बहुलता रहेगी। मौसम विशेषज्ञों ने पिछले 5 लाख वर्ष की स्थिति का पर्यवेक्षण करते हुए कहा है कि ऐसा संतुलित और सुहावना मौसम मात्र 10,000 वर्ष ही रहा है। पहले तो बार बार उलट पुलट होती रही है। अच्छे 10,000 वर्ष गुजार लेने के उपरांत फिर इस भूलोक को असंतुलित परिस्थितियों में से गुजरना पड़ सकता है। हो सकता है वे परिस्थितियां छोटे बड़े हिमयुग जैसा भयावह और कष्टकारक हो। इन दिनों पृथ्वी पर बृहस्पति का प्रभाव भी अत्यधिक है। इस प्रभाव के स्वरूप और प्रभाव पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक जुपिटर इफेक्ट में बहुत कुछ लिखा गया है। यह बात 18 वर्ष पूर्व घट चुकी, लेकिन लेखक द्वय डॉक्टर जॉन रिविन और डॉक्टर ट्रीफेट के अनुसार इसकी परिणति जलवायु की विषमता के रूप में दृष्टिगोचर होगी। सर्दी गर्मी का संतुलन बिगड़ेगा और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भूकंप आते रहेंगे। इस पुस्तक को विवादास्पद मानकर कईयों ने अनावश्यक रूप से डराने पर कड़ी समीक्षा की है, तथापि परिणतियां वैसी ही नजर आ रही है। बृहस्पति पृथ्वी से 300 गुना अधिक भारी है, उसका व्यास पृथ्वी से 11 गुना बड़ा है एवं गुरुत्वाकर्षण 2.5 गुना अधिक है। यूनानी साहित्य में तो उसे आकाश का राजा कहा गया है। सौर मंडल में उसकी विशेष स्थिति है। पुच्छल तारों को विशेष रूप से खींचकर चंगुल में जकड़ता रहता है। गुरु और शनि जब एक सीध में आ जाते हैं तो उनमें मध्य चुंबकीय आदान प्रदान बढ़ जाता है। जिन दिनों बृहस्पति सूर्य की सीध में होता है उन दिनों उसके धूलिकण पृथ्वी के वातावरण में अधिक मात्रा में प्रवेश करते हैं। फलतः उस अनभ्यस्त धूलि के उदरस्थ करते समय पृथ्वी को मितली जैसी आने लगती है और कई प्रकार की प्रतिकूल विपन्नताएं उत्पन्न होती है। 16 सितंबर 1978 ईस्वी में रूस ने हाइड्रोजन बम का भूमिगत परीक्षण किया था। उसके 36 घंटे के भीतर ही ईरान में इतना भयानक भूकंप आया जिसमें 25,000 मरे और संपदा की अपार हानि हुई। संगति बिठाने वाले दोनों घटनाओं के बीच कड़ी जोड़ते हैं और कहते हैं कि दोनों स्थानों में मीलों की दूरी होते हुए भी भीतरी परतों में कोई ऐसी नाली हो सकती है जो एक स्थान का प्रवाह दूसरे स्थान तक पहुंचाए। प्रगति के नाम पर मनुष्य द्वारा प्रकृति की छेड़छाड़ अब इतनी अधिक बढ़ गई है कि मौसम से लेकर वातावरण तक में संकट भरी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। ऐसे अवसरों पर प्रकृति क्षेत्र में चलते रहने वाले अनिष्टों को अधिक खुलकर खेलने का अवसर मिलता है। प्रदूषण के साथ साथ वातावरण का तापमान बढ़ता रहा है। ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघलने और समुद्र की सतह ऊंची उठने से जल प्रलय की आशंका की जा रही है। हिमयुग की पुनरावृत्ति होने की संभावना भी कम नहीं है। ऐसे ही अनेक कारण एक साथ मिलते जा रहे हैं और उनमें से किसी एक का भी दाव चल जाने से ऐसा संकट खड़ा हो सकता है जैसा कि पूर्ववर्ती भविष्यवक्ताओं ने निरूपित किया है। परिस्थितियों की विपन्नता को देखते हुए हमारे लिए उचित है कि प्रकृति के साथ अधिक छेड़खानी करना बंद कर दे। वसुधैव कुटुंबकम और आत्मवत् सर्वभूतेषु के भाव को अन्य प्राणी जीवन में स्थान दे। अन्य प्राणी वनस्पति के साथ स्नेह, सहकारिता, परस्परता तथा पूरकता का व्यवहार करें। पृथ्वी को बहुत न खोदे, आकाश में अवांछनीय कचरा न फेंके। अपने हिस्से की सावधानी बरतने पर भी संकट की संभावना टलने में सहायता मिलती है। घ दुर्बुद्धि से उपजा दुर्गति का त्रास। आदिकाल से लेकर अब तक भौतिक प्रगति के इतिहास में 3 घटनाएं सर्वाधिक क्रांतिकारी, सबसे अधिक महत्वपूर्ण रही है। महत्वपूर्ण इस दृष्टि से कि उनने संसार की काया पलट करने की पृष्ठभूमि तैयार की। पहली घटना थी अग्नि के आविष्कार की, दूसरी डायनामाइट की खोज तथा तीसरी परमाणु के नाभिकीय विखंडन की। पहली ने मनुष्य ने यह आत्मविश्वास अर्जित किया कि वह समर्थ है कि जीवन योग्य परिस्थितियां अर्जित कर सके। बुद्धि बल की महत्ता उस आविष्कार से सर्वप्रथम स्वीकारी गई। इसके पूर्व तो आदिम मानव बाहुबल को ही सब कुछ मानता था। क्रमिक सोपानों में अपनी बुद्धि के उपयोग द्वारा मानव ने खेती करने, घर बसाने, छोटे मोटे यंत्र निर्माण करने की कला सीख ली, जिसके सहारे किसी प्रकार मनुष्य की गाड़ी लुढ़कने लगी। प्रकृति के विभीषिकाओं का खुखार वन्य पशुओं से सुरक्षा की बात बनी।
दूसरी घटना थी डायनामाइट के आविष्कार की, जिसका पहली बार खुलकर प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में विध्वंस के लिए हुआ। पदार्थों की शक्ति का एक मोटा अंदाजा मिला। पदार्थ की सूक्ष्म शक्तियों को जान पाने के प्रति मनुष्य का उत्साह बढ़ा। 19वीं सदी के आरंभ की वह प्रख्यात घटना थी जिसमें डायनामाइट की शक्ति हाथ लगी। आविष्कार जितना महत्वपूर्ण नहीं था, उससे भी अधिक प्रमुख बात यह थी कि पदार्थ की सूक्ष्म शक्तियों के विषय में सोचने, खोजने तथा उन्हें करतलगत करने की पृष्ठभूमि तैयार होना। तीसरी तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना परमाणु के नाभिकीय विखंडन के आविष्कार के रूप में सामने आई। परमाणु युग में मनुष्य ने एक ऐसी जबरदस्त छलांग लगाई जिसके समक्ष सभी घटनाएं फीकी पड़ गई। हजारों लाखों वर्षों में जितनी शक्ति नहीं अर्जित की जा सकी, उससे कई गुनी अधिक कुछ वर्षों में मनुष्य की झोली में आ गई। पचाने की सामर्थ्य न रहने पर अच्छे स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन भी हानिकर होते हैं। घृत जैसे पोषक पदार्थ भी विष का कार्य करते हैं। प्रयत्नों से शक्तियां तो मनुष्य को हाथ लगती गई, पर उनके सदुपयोग की दूरदर्शिता विकसित न हो सकी। शक्ति जो अमृत का कार्य कर सकती थी, विष बनकर रह गई। परमाणु बम का एक ऐसा महादैत्य तैयार हुआ जिसके समक्ष पौराणिक राक्षसों का पराक्रम भी तिनके जैसा प्रतीत होता है। निर्माणकर्ताओं की जितनी कल्पना थी, उससे भी अधिक विध्वंसक वह महादैत्य साबित हुआ। राजनीति विशारदों का मत है कि जापान पर परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए गिराया गया। यह बात कहाँ तक सच है, विशद खोज का विषय है। इस दृष्टि से औचित्य अनौचित्य की खोजबीन करना अपनी चर्चा का विषय। यहाँ पर प्रकाश उस महादैत्य की विध्वंसक शक्ति तथा उसकी निर्मात्री उस दुर्बुद्धि पर डाला जा रहा है जिसके कारण असंख्यों मासूमों को तड़प कर अकाल मौत मरना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध की भभकी आग दावानल का रूप लेकर एशिया के एक बड़े भूभाग को अपनी चपेट में ले चुकी थी। एक छोटा राष्ट्र होते हुए भी अपने पराक्रम, शौर्य, साहस के कारण जापान दुर्जय हो रहा था। 6 अगस्त 1945 ईस्वी की प्रातः तक हिरोशिमा नगर सुरक्षित बचा हुआ था, जबकि टोक्यो आदि शहर अमेरिका के 29 विमानों से गिराए गए बमों से तहस नहस हो चुके थे। नगर के निवासियों को खतरा मंडराता इसलिए दिखाई पड़ रहा था क्योंकि वह नगर सैनिक केंद्र तथा वितरण डेपो के रूप में प्रख्यात था, जिसकी सूचना अमेरिकी गुप्तचरों को मिल चुकी थी। ठीक प्रातः 8 बजे जापानी रडार यंत्र से जानकारी मिली कि काफी ऊंचाई पर 3 विदेशी विमान मंडरा रहे हैं। युद्ध काल में जहाजों का आकाश में मंडराते रहना एक आम बात मानी जाती है। जापानी नागरिकों तथा सेना के अधिकारियों ने उसे विशेष महत्व नहीं दिया, न ही सुरक्षा की कुछ विशेष व्यवस्था बनाई। उन्हें जरा भी सुराग न मिल सका कि वे जहाज सामान्य नहीं, साक्षात मृत्यु का कहर बरसाने वाले ऐसे वाहन है जिसे कुछ ही पलों में समूचा नगर श्मशान बनने वाला है। कुछ ही क्षणों बाद ऐतिहासिक धमाका हुआ, ऐसा धमाका जैसे आसमान टूटकर गिर पड़ा हो। सारा वायुमंडल तीव्र प्रकाश से चकाधोक हो उठा। भयंकर ताप तथा अग्नि की तेज लपटों से हजारों व्यक्ति तिनकों की तरह भस्मीभूत हो गए। 5 वर्ग मील का क्षेत्र 500 मील प्रति घंटे चलने वाली गर्म तूफान में जलकर राख बन गया। एक बहुत बड़ा नगर का चिकित्सालय पृथ्वी के गर्भ में उसी प्रकार समा गया जैसा कि भयंकर भूकंप के समय होता है। क्षण मात्र में नगर के सभी प्रासाद ध्वस्त हो गए। कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां भागकर कोई अपनी सुरक्षा कर सके। विस्फोटक प्रचंड ऊर्जा सर्वत्र विद्यमान थी तथा बिना भेदभाव किए वस्तुओं एवं जीवधारियों सहित सबको ही भस्म कर रही थी। 78,000 व्यक्तियों के तत्काल मरने की खबर मिली, पर अनेकों दुनिया के समाचार पत्रों में मरने वालों की संख्या लाखों के ऊपर बताई। अमेरिका द्वारा दूसरा परमाणु बम उसी दिन मध्याह्न में 11:02 पर जापान के दूसरे औद्योगिक नगर नागासाकी पर गिराया गया। हिरोशिमा की तरह ही यह घटना भी प्रलयंकारी थी। 5 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र तिनकों की भांति कुछ ही मिनटों में जलकर समाप्त हो गया। तत्काल 50,000 व्यक्ति मौत की गोद में सो गए। लगभग इतने ही गंभीर रूप से घायल हुए। हिरोशिमा और नागासाकी पर 42,500 गज ऊपर से गिराए बम को पृथ्वी तक पहुंचने में कुल 52 सेकंड का समय लगा था। इन बमों ने आकाश में ही आग की विशाल गेंद का रूप धारण कर लिया था, जिसका तापक्रम 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड था।
तथा 1 मील दूर से वे सूर्य की अपेक्षा 100 गुना प्रचंड दिखाई पड़ रहे थे। इन घटनाओं के एक दिन बाद जापान के शासक वर्ग ने जनरल सेजोअरिस को उन क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए भेजा। लौटकर आने पर जनरल से के उद्गार इस प्रकार थे: बम वर्षक क्रूर अमेरिकी विमानों के लौटने के बाद हिरोशिमा नागासाकी में गहरी कालिमा धारण किए हुए मात्र एक मृत काले वृक्ष का अस्तित्व विद्यमान था, मानो इन शहरों में मात्र एक कौवा निवास करता हो। हवाई जहाज से जब हम अड्डे पर उतरे तो पेड़ पौधे घास सभी लाल रंग के अंगारे के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। सर्वत्र श्मशान जैसी नीरवता थी। लाशों के पहाड़ को देखकर मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। युद्ध से घृणा हो गई। एक सैन्य अधिकारी होते हुए भी मेरी स्थिति उस समय उस बच्चे सी हो गई जो अत्यंत भयभीत हो गया हो। द्वितीय विश्व युद्ध के कुल मारे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 6 करोड़ तक आंकी गई। रूस के 1,10,000 योद्धा तथा 70 लाख नागरिक, पोलैंड के 58 लाख व्यक्ति, जर्मनी के 35 लाख योद्धा तथा 7,80,000 नागरिक, चीन के 13,10,000 योद्धा तथा 2 करोड़ 20 लाख नागरिक, जापान के 13 लाख योद्धा तथा 6,72,000 नागरिक, यूगोस्लाविया के 3,56,000 सैनिक तथा 12 लाख असैनिक, यूनाइटेड किंगडम के 2,64,000 सैनिक तथा 1 लाख गैर सैनिक तथा यूनाइटेड स्टेट्स के 2,92,000 व्यक्ति मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध को तो समाप्त हो गया, पर सदा के लिए एक स्थायी कलंक मानवता के मस्तक पर लगा गया। परमाणु बम की विध्वंसक शक्ति का पहली बार अनुमान लगा, तब से लेकर अब तक इस महादैत्य को तैयार करने की होड़ अनेक देशों में चल पड़ी। अनुमान है सारे विश्व में 50,000 से भी ऊपर संख्या में परमाणु बम बन चुके हैं, जिनकी क्षमता की भी असामान्य रूप से बढ़ी है। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में 50,000 गुने सामर्थ्य वाले बम तैयार हो चुके हैं। यदि उनमें एक भी फूट पड़े तो प्रस्तुत होने वाले महामरण की कल्पना सहज ही की जा सकती है। विश्व में बढ़ता हुआ तनाव जाने अनजाने महाशक्तियों को उस विस्फोटक स्थिति की ओर घसीट कर ले जा रहा है। परिणाम क्या होगा, यह कल्पनातीत है। ऐसी हालत में की गई उस भूल की ओर सहज ही ध्यान जाता है कि शक्ति करतलगत करना ही पर्याप्त नहीं है, उस पर नियंत्रण एवं सुनियोजन की वह विवेक दृष्टि भी विकसित होनी चाहिए, जिससे मानव जाति का कल्याण जुड़ा हो। अन्यथा हिरोशिमा नागासाकी जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति भी संभव है।